नमस्कार। जीने की हर तरह से तमन्ना हसीन है, जीने की हर तरह से तमन्ना हसीन है, हर शर के बावजूद ये दुनिया हसीन है। दिल को हिलाए लाख घटाओं की घन गरज, मिट्टी पे जो गिरा वो कतरा हसीन है। एक मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो जानी मानी शिक्षाविद, साहित्यकार, समीक्षक और समाज सेविका है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आकाशवाणी के स्टूडियोज में डॉक्टर सविता उपाध्याय जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला मेरा सवाल, अब महिलाएं होती हैं वो परिवार की धुरी होती हैं, वो परिवार, समाज और देश सब कुछ संभालती है, ये हम सभी जानते हैं। और आप एक शिक्षाविद हैं, समाज सेविका हैं, साहित्यकार हैं, समीक्षक हैं। अब वक्त कैसे निकालती हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए काजल जी, मेरा ये मानना है कि 24 घंटे सभी के पास है। उसी 24 घंटे को हमें टाइम को मैनेज करना है जी। और टाइम मैनेजमेंट जिसको आ गया वो सारे काम कर सकता है। और महिला परिवार की दूरी, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही है। तो सुबह से उठ करके जब हम अपने आप को तैयार कर लेते कि आज हमें क्या क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पूरे दिन की तैयारी हो जाती है। आप जैसे आप कह रहे हैं कि मैं शिक्षाविद हूँ, साहित्यकार हूँ, समीक्षक हूँ, ये सब चीजें साथ साथ चल रही हैं क्योंकि हम तैयारी से रहते हैं। और जब शिक्षा का एक क्षेत्र जो हमने चुना है, जहाँ हजारों बच्चों को हमें शिक्षा देनी है, तो हमें उसके लिए खुद से पहले बहुत तैयार करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट यदि हमें नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा। तो हम खुद भी टाइम मैनेज करेंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है और कैसे करना है। तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि उसके लिए मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, वॉक करती हूँ, ताकि जितना भी मेरी प्लानिंग है वो उस बीच में हो जाए। और उसके बाद मैं सारे काम सुचारू रूप से करती हूँ। अब कहते हैं ना, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आपके जहन में सबसे पहले कौन सी कविता ने जन्म लिया? और आप कविता, कहानी और स्वतंत्र लेखन भी करती हैं, और आपका जो मुख्य काम है, जो आप मुख्य तौर पर करती हैं, वो है समीक्षा करना। कितनी किताबों की आपने समीक्षाएं की है, लेकिन सबसे पहले जो मेरा पहला सवाल है, आपके जहन में सबसे पहले कौन सी कविता ने जन्म लिया? कहा है ना, वियोगी होगा पहला कवि, तो कहीं ना कहीं कुछ आहत जब होता है तब हम कविता लिखते हैं। मैं उस समय 10-12 साल की रही होंगी और एक महिला मेरे सामने से गुजरी और गुलाब का फूल लगाई हुई थी। तो जब वो निकल रही थी मेरे सामने से, तो कुछ फूल की पंखुड़ियां निकल करके जमीन पे गिर गई जी। और वहीं लोग रौनते हुए उसको निकल गए। तो मेरे मन में आया, इस फूल की क्या है, ये क्या सोच रहा होगा कि मैं इसलिए आया हूँ। तो ये सोचते ही एक कविता मेरे मन में बन, कुछ पंक्तियां, फूल की आत्मकथा। इस संसार में जब मैं आया, बहुत छोटी सी उम्र में मैंने सुना पास खड़ी उस नारी को, कहती थी जब ये खिल जाएगा जूड़े में इसे लगाऊंगी, किट्टी पार्टी में जाऊंगी। मैंने सोचा क्या मेरा जन्म इस जूड़े के लिए? सच, यदि मेरी मौत मेरे हाथ में हो तो आज ही मर जाऊंगा, लेकिन इस जूड़े में कभी ना लगना चाहूंगा। इस विनती को मेरी सुन लिया जोर रात के तूफान ने। पंखुड़ी मेरी बिखर गई, उड़ता उड़ता उस पत्थर से जा टकरा गया। सिर ऊंचा करके देखा मैंने, लिखा उस पत्थर पर पाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने सोचा जीवन मेरा सफल हो गया, पूरा तो नहीं अधूरा ही चढ़ा, पर जीवन मेरा सफल हो गया, जीवन मेरा सफल हो गया। ये सबसे पहले इस कविता ने जन्म लिया ना? जन्म लिया। बहुत खूबसूरत। तो अब समीक्षा पे आ जाते हैं कि अभी तक आपने कितनी पुस्तकों की समीक्षाएं की हैं? गिनती करना तो मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं 200 से ज्यादा पुस्तकों की समीक्षाएं कर चुकी हूँ। और समीक्षा करना एक बहुत कठिन काम है। बिल्कुल, बहुत कठिन काम है। तो उसकी विधा को समझना, जहन में जाना, उस लेखक की सोच पे जाना, उस देश काल परिस्थिति वातावरण के बारे में सोचना, और फिर उस लेखक ने क्या सोच करके उस रचना को लिखा है, उस परिस्थिति, उस दायरे को सोचना और फिर समीक्षा करना। तो मैंने बहुत सी समीक्षाएं की है। मैं कुछ एक नाम गिनवाना चाहूंगी। जैसे व्यास सम्मान प्राप्त चंद्रकांता जी हैं, चित्रा मुगिल जी हैं, मृदुला गर्ग जी हैं, मृदुला सिन्हा हैं, और डॉक्टर शेजंग गर्ग हैं। बहुत से राइटर हैं जिनकी रचनाओं को मैंने अपनी समीक्षा दी है और अपना एक अच्छा योगदान देने की कोशिश की है। कि समीक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही कठिन है, उसमें कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो चंद्रकांता जी का जब मैं कथा सतीसर पढ़ रही थी, पूरी कश्मीर की 600 पन्नों का उपन्यास है। आवा पढ़ती हूँ मैं चित्रा मुगिल, वो भी 600 पन्नों का, 600 से ज्यादा पन्नों का उपन्यास है। तो उपन्यास को पढ़ना, समझना, फिर उसकी समीक्षा करना बहुत कठिन होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि समीक्षक जब बैठता है तो उसकी एक अपनी सोच होती है, वो अपने नज़रिए से उसकी पूरी किताब की समीक्षा करता है। तो ये करती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। उस परिस्थिति को समझ पाती हूँ, उस देश काल स्थिति को समझ पाती हूँ। मैं कश्मीर का जब मैं पढ़ती हूँ उनका, तो मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं। क्या बेबाकी से लिखा है,
कितनी सुंदर उन्होंने वहाँ की संस्कृति को भी दिखाया था, लेकिन वहाँ जो पंडितों का निष्कासन हुआ, जो उनको निकाल दिया गया, उनकी जो परिस्थिति को देखा तो मेरा मन जो है अंदर से रो पड़ा जी। तो ये सब चीज़ें हैं जब हम समीक्षा करते हैं तो ध्यान में रखते हैं। और लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अभी भी ये कर्म चल रहा है। मेरे पास खुद ही किताबें आ जाती हैं, 24 आवर्स सभी के पास हैं। तो सुबह स्कूल जाना, सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाती हूँ, 3 बजे आती हूँ, फिर उसके बाद आधा घंटा पौन घंटा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद जो रेस्ट जो होता है ना वो मेडिटेशन का एक, जिसे कहते हैं ना कि पावर नैप, वो पावर नैप लेने के बाद और मेरा काम हो जाता है। और ये हमारी दिमाग की खुराक है। और देखिए मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ, यदि मैं नया पढ़ूंगी तभी मैं बच्चों को दे पाऊंगी। तो ये मेरा एक स्वार्थ भी कह सकते हो कि मैं विद्यालय में जाके क्या नया बताऊँ। नया पढ़ने के लिए और बच्चों को नया देने के लिए नई नई समीक्षाएं चलती रहती हैं और ये काम चलता रहता है। भक्ति काल के हिंदी प्रेमाख्यानों पर आपने शोध कार्य, आपके मन में ये सोच कहाँ से आई? बहुत अच्छा प्रश्न है काजल जी ये, और मैं कह सकती हूँ कि मेरे जीवन की थाती है ये किताब। प्रेममयी वृत्ति पर आधारित आख्यानक जो कृतियां हैं वो देश की धरोहर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 7 प्रेमाख्यानों की खोज की थी जी। 7 प्रेमाख्यान उनकी किताब में लिखे गए। उसके बाद बहुत से कमल कुरश्रेष्ठ जी हुए, बहुत से रचनाकार हुए, उन्होंने भी इस पे काम किया। डॉक्टर श्याम सुंदर जी हैं, उन्होंने काम किया। डॉक्टर अशोक मिश्र जी ने इस पे काम किया। तो 93 प्रेमाख्यानों की खोज हो गई। उसके बाद मेरे पास ही जब ये विषय आया, मेरे डॉक्टर अशोक मिश्र जी हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर सविता जी हम ये चाहते हैं कि आप इस पर काम करें। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं इस पे काम करती हूँ। लेकिन काम बहुत कठिन था क्योंकि रचनाएं नहीं मिली थी। भक्ति काल में वो भी प्रेमाख्यान काव्य धारा निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। तो मुझे 63 रचनाएं मिली। और काजल जी आपको मुझे बताते हुए बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि शादी के बाद पीएचडी करना कोई आसान बिल्कुल बहुत मुश्किल है। परिवार के साथ साथ सब चीजें चली। बिल्कुल। मैं कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी जहाँ मैं नहीं गई होंगी। आगरा यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, आपकी नागरिक पंचायत सभा, वाराणसी, भारत की आपने सभी यूनिवर्सिटीज को कवर किया। जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ आपके बारे में, वहाँ पर जो गुटके में होती थी और सभी की भाषाएं अलग होती थी। कोई दक्षिणी में, कोई राजस्थानी में है। राजस्थान भी गई हूँ, जयपुर भी गई हूँ, वहाँ जाकर के भी मैंने अपनी इनकी खोज की। और जब ये किताबें जब मेरे पास थी तो मेरा पूरा कमरा भरा हुआ। एक बार तो मेरे साथ एक इंसिडेंट इससे संबंधित बताती हूँ। नागरिक पंचायत सभा में थी तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिले, हमने कहा कि ऐसे ऐसे हमें पीएचडी के लिए काम करना, हमें शोध करने। तो उन्होंने बोला किताबें तो बाहर नहीं जा सकती। मेरा बड़ा जो बेटा है वो 2 साल का था, उसकी तबीयत खराब हो। तो हम लोगों ने कहा कि अब कैसे इसके साथ हम कैसे मैनेज करें चीज़ों को। तो बड़ा एक अच्छा उन्होंने कहा कि देखो कभी सविता जी आप कितना भी कहेंगे हम किताब तो आपको बाहर नहीं ले जाने देंगे, फोटोकॉपी नहीं करवाने देंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या किया जाए। तो वहां से हमें एक सोर्स मिला, एक व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि आप कोई एक कदम आगे बढ़ाते हो अच्छा काम करने के लिए तो 4 लोग आपकी तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको हमने अपनी समस्या बताई। उन्होंने बोला कि हम 2 दिन के लिए किताब आते हैं, आप चले जाइए और इसको फोटोकॉपी करवा लीजिए। ये एक बहुत बड़ा योगदान। जॉन कवि कृत 37 किताबें मुझे वहां से मिली प्रेमाख्यान। क्या बात। जायसी का कन्हावत आपने देखा होगा, जायसी का कन्हावत आपने पढ़ा होगा, कन्हावत के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो कन्हावत जायसी जैसे सूफी कवि वो कन्हावत लिख रहे हैं। जो सांप्रदायिक सद्भाव है जो वहाँ पर मिलता है वो बहुत अद्भुत है। और मेरा जो काम था वो भक्ति काल के हिंदी प्रेमाख्यानों का वस्तु एवं शिल्पनिष्ठ अध्ययन, उनकी भाषा, छंद, अलंकार, उस पर काम था। तो इसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला। इसके लिए लोगों ने बहुत सम्मानित भी किया क्योंकि ये धारा अभी भी लोगों की जहन में नहीं है। जहाँ जहाँ पहुँचती है किताबें तो जाती हैं, लेकिन पुस्तकालय में अभी इन किताबों की अभी कमी है। मेरे पास वो सारा भंडार है, अभी भी मैंने संभाल के रखा हुआ है कि कोई भी किसी को जरूरत है तो कम से कम वो भक्ति काल के प्रेमाख्यानों को पढ़े। उन प्रेमाख्यान में दिया क्या है, एक निष्ठ प्रेम। और मैं डॉक्टर अशोक मिश्र जी का यहाँ से इस मंच से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये विषय दिया और उस पर मैं खरी उतरी और मैंने अपना पूरा कार्य किया। ये जानना चाहूँगी आपसे कि अभी हम जो बात कर रहे थे कि आपको अपनी शोध यात्रा के दौरान काफ़ी जगह जाना पड़ा और जाहिर सी बात है बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी आपने किया, जिस तरह से आप कह रही हैं। तो एक महिला होने के नाते किस तरह की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? और बिल्कुल हर महिला के सामने अपनी अपनी समस्याएं हैं, परिवार है, परिवार को लेकर के चलना है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी जब शादी के लिए जब मुझे देखने के लिए आए, 3rd ईयर में थी, तो मेरे ही गुरु रिश्ता लेकर के आए। तो उन्होंने बोला कि शादी करना चाहते हैं। मैंने तो एकदम खड़ी हो गई सोफे के ऊपर से। मैंने कहा कि आप तो ये कहते थे
कि सविता जब तक अपने पैरों पे ना खड़े हो जाए तब तक तुम शादी नहीं करना, और आप ही रिश्ता लेकर के आ गई मेरे घर। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ही गुरु जिन्होंने मुझे क्लास 12th में पढ़ाया था वो मेरे घर रिश्ता लेकर के आए थे। अच्छा। तो उनके भतीजे हैं मेरे हस्बैंड। अच्छा, उनके आप गुरु हैं, उनके भतीजे भतीजे हैं हैं। आपके हस्बैंड। तो बीए सेकंड ईयर में मेरी शादी हो गई, बीए पूरा रेगुलर किया, एमए रेगुलर किया बरेली से अपनी ससुराल से, और उसका पीएचडी के लिए फिर मुझे आना जाना पड़ता था। तो समस्याएं थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने उन्होंने बहुत सहयोग किया। हमारे जो फादर इन लॉ है उन्होंने कहा दोनों हाथ ऊपर करके, भाई जब तक पढ़ना चाहिए बहू पढ़ेगी। तो ये माहौल मिलना बहुत जरूरी था। मेरे हस्बैंड जो जिसको मैं अपनी रीढ़ की हड्डी मानती हूँ, यदि वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद नहीं कर पाते। बिल्कुल। लेकिन आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने बोला सविता तुम इनका सीए कंप्लीट करवाना और ये तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि उनका भी सीए इंटरमीडिएट हुआ था, फाइनल नहीं हुआ था जी। तो हम दोनों के आपस में ऐसे तारतम्य थे कि जब हम पढ़ते थे ना तो दिन में वो अपनी पढ़ाई कर लेते, रात में मैं अपनी पढ़ाई करती थी, ताकि हम अपने पूरे परिवार को समय दे सके। तो कठिनाइयां तो आई, पीएचडी भी कर रही थी, बच्चे भी है। हमारे जो डॉक्टर अशोक मिश्र जीएम को, गुरु को मैं नमन करती हूँ, इतने स्ट्रिक्ट थे कि मैं बता नहीं सकती आपको कि यदि उनका फोन भी आया था तो मेरा चेहरा लाल हो जाता था। कि यदि सुबह 6 बजे बोल दिया, 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं उनके पास बैठती थी। उन्हीं के घर खाना, उन्हीं के घर रहना, उसके अलावा कोई बात नहीं। आपकी पारिवारिक समस्या क्या है वो नहीं जानते, पीएचडी करनी है तो करनी है, आपके लिए कितनी भी समस्या है, आपको सब चीज छोड़कर साधना है। साधना मतलब आपको कुछ भी करना है। तो हमें आज मैं उन गुरु को देखती हूँ तो मेरे को इतना आदर भाव उनके मन में आता है। यदि वो स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाते, यदि वो कठोरता नहीं दिखाते तो शायद मैं पीएचडी नहीं कर पाती। मैं तो मेरा तो ये मानना है कि लर्न मैक्सिमम, अर्न मैक्सिमम एंड रिटर्न टू सोसाइटी में। और यदि हम नहीं कर पा रहे तो मैं शिक्षा के माध्यम से कर रही हूँ। जो भी जितने भी राइटर्स आज हैं उनके संपर्क, क्योंकि मैंने कईयों के साक्षात्कार लिए और लगातार ले भी रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम अपने बच्चों को उन तक पहुंचा पा रहे हैं। जी बिल्कुल। सविता जी, आप साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो आज के समय में जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं, मेंटल बैलेंस की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें किस तरह से सहायक हो सकती हैं? बिल्कुल, साहित्य, कला और संस्कृति, इसके बगैर तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है और एक दूसरे के पूरक है। अच्छा साहित्य तक दिमाग की खुराक होता है, तो अच्छा साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। और कला की जो बात करें, जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, यदि आप वो कर रहे हैं तो आप मेंटल रूप से आप इतने स्वस्थ हो जाते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको कहीं भी हरा नहीं सकती। ये मेरा मानना है। अच्छा साहित्य, अच्छी कला, अच्छी संस्कृति, मेडिटेशन की तरह ही होते हैं ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, एक साधना है। और यदि आपके सामने लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त करने के लिए एक साधना कर रहे हैं, तो आपका जीवन वैसे ही सुचारू रूप से चलने लगेगा और आप मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मेंटल इलनेस उनको होगी नहीं जो साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े हुए। आप शिक्षा जगत से भी जुड़ी हुई हैं, जिस तरह से हमने शुरू में बात कही, इतना कुछ कर रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आज अब शिक्षा जगत में कैसा परिवर्तन महसूस करती हैं? परिवर्तन तो यह है कि बच्चों की मानसिकता जो अब देखी जा रही है उसमें और उस समय के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है। लेकिन हम क्या दे रहे हैं समाज को, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। परिवर्तन क्या है, पहले ये होता था कि पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाया, उसी में से क्वेश्चंस आ गए, उसी में से सब कुछ हो गया। आजकल है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है। तो सारी चीजें बदल गई हैं। किताब केवल किताब ही एक माध्यम नहीं है, हमें चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट से लेकर के बच्चों को पढ़ाना है और ऐसे तैयार करना है, उस बीज को ऐसा तैयार करना है कि वो कल्प वृक्ष बनकर समाज के। और जो बात यह है कि परिवर्तन, या आज मैं विद्यालय में जाती हूँ तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ जो हम कर रहे हैं इस समय। कुछ आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो और एक अच्छा एक परिवर्तन भी कह सकते हो। सीबीएसई ने आपको स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए कह दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हो रही हैं। तो जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तो पहले तो होता था हम गए, किताब खोली, पढ़ाना शुरू कर दिया। अब बच्चे से हम कहते हैं आप प्रश्न तैयार करके आइए, उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न तैयार करके लाइए और वो प्रश्न हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जो बेस्ट 5 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को जो बच्चे लेकर के आएंगे उसको हम बोर्ड पे लिखेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड चैप्टर से रिलेटेड, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बच्चा सोच रहा है, बच्चा बना करके ला रहा है। इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनाते हैं कि शायद हम भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जो बच्चों की मानसिकता है। तो हम उनकी मानसिकता पे उतरने का प्रयास करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। वो वाला जमाना चला गया कि लिखे 4 क्वेश्चन हो गए, नंबर आ गए, खत्म। नहीं, आप लिखित में भी लेना पड़ेगा, मौखिक में भी लेना पड़ेगा, एक्टिविटी में भी लेना पड़ेगा और आपको हर तरीके से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा बच्चे का। दूसरी बात यह है कि स्किल बेस्ड जो इंटीग्रेटेड लर्निंग जो आ गई है ना, जो सीबीएसई की जो गाइडलाइन है, इंटीग्रेटेड लर्निंग से क्या हुआ है कि जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं तो उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जो आर्ट वाले बच्चे हैं वो आर्ट में, म्यूजिक वाले म्यूजिक में है, साइंस वाले साइंस में है, मैथ्स वाले मैथ्स में है, और इस तरीके से
बच्चों को डिवाइड कर दिया। अब मेरे को अपना ही चैप्टर पढ़ाना है तो मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगी इस टॉपिक को पीबीएल एक्टिविटी के माध्यम से। जैसे अक्षय ऊर्जा है तो अक्षय ऊर्जा का जो हमने टॉपिक लिया, आप जाने इस समय सीबीएसई के सब हाईलाइट पर इस समय, तो अक्षय ऊर्जा को लिया। जो बच्चा आर्ट में अच्छा उसको हमने पोस्टर का काम दे दिया, जो गाना गाता है उसको गाने का काम दे दिया, और जो कविताएं लिख सकता है उसको कविता लेखन का काम दे दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा क्रिएटिविटी बच्चे की एनहांस होगी, बढ़ेगी। रचनात्मकता जो है वो सबके सामने आ जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि वो बच्चा किस में कितना अग्रसर है, हम उसको कैसे आगे लेकर के चल सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात। तो ये सब चीजें बहुत परिवर्तन आया है। अब वो किताबें, कीड़ा वाली किताबें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, बच्चों की रचनात्मकता को सामने ला करके स्किल बेस्ड लर्निंग हो गई है। तो बहुत ही अच्छा है जो सरकार प्रयास कर रही है। और अब चलते चलते जो महिलाएं हमें सुन रही हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। एक मेरे को याद आ रहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हमको खुद अपने आप को इतना ताकतवर बनाए कि सामने वाला पूछे कि आप क्या करना चाहते हैं। मेडिटेशन जिंदगी में अपने लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए, उसके बगैर जिंदगी नहीं है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जो मेरा खुद का अनुभव है। योग साधना बहुत जरूरी है, प्लस प्रभु का शुक्राना हर पल आपके सामने जो भी आ रहा है मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो सविता जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई और अपनी जर्नी, अपनी यात्रा हमसे शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।